हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत बायो, ईवीएस आदि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर को अलग अलग पार्टों में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है जीवाणु से, फफूंदी से, ईस्ट से, शैवाल से। आंसर सही होगा बी, फफूंदी से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फफूंदी को विज्ञान की भाषा में कवक भी कहते हैं, अर्थात फंजाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाचक गोलियां बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ईस्ट, फफूंदी, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, ईस्ट। पाचक गोलियां बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ईस्ट का उपयोग पावरोटी बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, गीले ब्रेड पर निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? ऑप्शन है ईस्ट, फफूंदी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, फफूंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी जीवाणु मनुष्य के कोलन में पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, क्लास्ट्रोडियम, एस्चेरिचिया कोलाई। आंसर होगा डी, एस्चेरिचिया कोलाई, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, दीमकों की आंत्र में सेल्यूलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है? ऑप्शन है ईस्ट, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। आंसर होगा बी, जीवाणु। दीमक को सामाजिक कीट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से देखा जा सकता है? ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस, नग्न आंखों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट सहायता करता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एल्कोहल, लवण। आंसर होगा सी, एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट सहायता करता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का कारक है? ऑप्शन है कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। आंसर होगा सी, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया टाइफाइड रोग का कारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के कारण ईस्ट मैदा में डफ उत्पन्न करता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दूध में जीवाणु की क्रिया होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, नमकीन। आंसर होगा बी, अम्लीय। अगला प्रश्न है, जीवाणु है केवल एरोबिक, केवल एनारोबिक, एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, एरोबिक तथा एनएरोबिक दोनों। अगला प्रश्न है, विषाणु है जीवित जीव, अजीवित जीव, जीवित एवं अजीवित के बीच का जीव, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, जीवित एवं अजीवित के बीच का जीव है। जब जीवित कोशिका में पहुंचते हैं विषाणु तो ये गुणन करते हैं, अर्थात जब जीवित शरीर में पहुंचते हैं तभी गुणन करते हैं, अन्यथा मृत के समान होते हैं। इसीलिए जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मिलाकर मुख्यतः अचारों को संरक्षित करते हैं? ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर होगा बी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लेग्यूमिनस जड़ों में पर्यावरणीय नाइट्रोजन स्थिर की जाती है? ऑप्शन है अर्धहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाणु, उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी, जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, एजोट्रोबैक्टर आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को कहते हैं? ऑप्शन है माइक्रोब्स, पैथोजेंस, एंटीबॉडीज, उपयुक्त सभी। आंसर होगा बी, पैथोजेंस। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में नमक मिलाने से संरक्षण में सहायता मिलती है? नमक भोज्य पदार्थों से जल निकाल देता है, नमक क्षारीयता बढ़ा देता है, नमक तापक्रम को कम कर देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, नमक भोज्य पदार्थों से जल निकाल देता है।
अगला प्रश्न है एथलेट्स फुट और रिंगवर्म का कारक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी कवक, अर्थात कवक के द्वारा एथलेट फुट्स और रिंगवर्म होता है। अगला प्रश्न है एड्स है एक जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित। आंसर होगा बी एड्स विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है संक्रामक रोगों का अति सामान्य वाहक है मच्छर, गाय, कुत्ता, घरेलू मक्खी। आंसर होगा डी घरेलू मक्खी संक्रामक रोगों का कारक होती है, वाहक होती है। अगला प्रश्न है जैम एवं स्क्वैश को निम्नलिखित में से किसे मिलाकर संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर होगा बी सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, उपयुक्त सभी। आंसर होगा ए नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं पौधे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? इंसुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेक्ट्रोस, एल्कोहल। आंसर होगा बी स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मलेरिया रोग होता है? ऑप्शन है ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कवक। आंसर होगा सी प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है कोढ़ का कारक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। आंसर होगा ए जीवाणु कोढ़ का कारक होता है। अगला प्रश्न है मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोवंस का होस्ट है एनाफ्लीज मच्छर, कुत्ता, केंचुआ, घरेलू मक्खी। आंसर होगा ए एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग फैलाता है। अगला प्रश्न है विषाणु अक्रिय होते हैं पोषक कोष के बाहर, पोषक कोष के अंदर, उपयुक्त दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। आंसर होगा ए पोषक कोष के बाहर विषाणु अक्रिय होते हैं, अर्थात निष्क्रिय रहते हैं, मृत रहते हैं और पोषक कोष को पाते ही सक्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ का निश्चित आकार होता है? अमीबा, पैरामीशियम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। अगला प्रश्न है केल्प है लाल शैवाल, नीला हरा शैवाल, भूरा शैवाल, उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी केल्प भूरा शैवाल होता है। अगला प्रश्न है लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है भूरे शैवाल, हरे शैवाल, लाल शैवाल, उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी लाल शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है मशरूम एक प्रकार का है ईस्ट, शैवाल, फफूंदी, प्रोटोजोआ। आंसर होगा सी फफूंदी अर्थात मशरूम। प्रश्न है उस चिकित्सा विज्ञान का नाम बताइए जिसमें मानव रोगों का इलाज केवल पानी से किया जाता है। उत्तर हाइड्रोपैथी। अगला चिकित्सा विज्ञान में मानसिक रोगों के लिए किस शब्दावली का उपयोग करते हैं? उत्तर साइकियाट्री। अगला प्रश्न है फल एवं उनके विकास से संबंधित विज्ञान का नाम बताइए। उत्तर पामोलॉजी। अगला स्नायु तंत्र, उसके कार्य तथा विकारों के अध्ययन से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा संबंधित रहती है? उत्तर न्यूरोलॉजी। अगला हड्डियों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? उत्तर ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है मनुष्य के इलाज की उस पद्धति का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजी दवाइयों का उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तर एलोपैथी। अगला रसायनों से किए जाने वाले चिकित्सा विज्ञान को इस नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कीमोपैथी। अगला शरीर की बनावट के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर शरीर रचना विज्ञान अथवा एनाटॉमी। अगला प्रश्न है उस पुस्तक का नाम बताओ जिसमें विश्व की पादप तथा वन्य जीवों की लुप्त प्राय हो रही प्रजातियों की सूची रखी जाती है। उत्तर रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक ऐसी बुक है जिसमें विलुप्त हो रही खो रही प्रजातियों की सूचियों को रखा जाता है, उनके डाटा को रखा जाता है। उस जंतु का नाम बताइए जिसका उपयोग केंद्रीय गंगा कार्य योजना में
जैविक प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है? उत्तर, कछुए का प्रयोग जैविक प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानवता पर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के दुष्परिणामों को देखते हुए विश्व के किस देश ने सन 2010 तक अपनी सभी परमाणु संस्थानों को बंद करने का निश्चय किया था? उत्तर, स्वीडन ने। अगला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास विश्व आयोग ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लिया था? उत्तर, 900 दिन का समय लिया था। आयोग की प्रथम बैठक अक्टूबर 1984 में हुई थी तथा अप्रैल 1987 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस तरह से 900 दिन लगे थे। अगला, वन एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यकलापों में काफी समय से कौन सा रंग परंपरागत तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है? उत्तर, हरा रंग। अगला प्रश्न है, भूकंप नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? उत्तर, भूकंप की तीव्रता का रिएक्टर स्केल द्वारा नापा जाता है। इस मापक यंत्र का आविष्कार चार्ल्स एफ रिक्टर ने सन 1935 ईस्वी में किया था। अगला है, क्या मंगल ग्रह पर पानी है? नई खोजों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मंगल ग्रह पर 10 लाख वर्ष पुराने भूगर्भीय जल स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, पानी कितने तापमान पर उबलने लगता है? उत्तर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, कौन से तत्व का परमाणु सबसे हल्का होता है? उत्तर, हाइड्रोजन परमाणु सबसे हल्का होता है। अगला, सामान्य व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? उत्तर, सामान्य व्यक्ति को 300 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? उत्तर, प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला, विश्व में सर्वप्रथम कौन से कृत्रिम रेशे का उपयोग किया गया? उत्तर, रेयान कृत्रिम रेशे का सबसे पहले उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? उत्तर, हवा की नमी की मात्रा को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला, किलोवाट क्या मापने की इकाई है? उत्तर, विद्युत, अर्थात किलोवाट विद्युत मापन की इकाई होती है। अगला, ओजोन किस भांति पृथ्वी पर रहने वालों की सहायता करता है? अर्थात हमारे वायुमंडल में एक ओजोन की परत होती है, वो हमारी किस प्रकार से सहायता करती है? उत्तर, अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी के जीवों को बचाता है। अर्थात ऊपर से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। अगला, दिया सिलाई की तीलियों के आगे कौन सा पदार्थ घिसने पर जलता है? उत्तर, फास्फोरस। अर्थात जो दिया सिलाई में आगे का भाग होता है, जो मसाला लगा होता है, वो फास्फोरस होती है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? उत्तर, अणु। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। अगला, थर्मामीटर में पारा क्यों प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर, यह थर्मामीटर की दीवारों से चिपकता नहीं है और जमता नहीं है, इसीलिए पारे का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। अगला, वायु का दबाव नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? उत्तर, वायु का दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला, थर्मस फ्लास्क में गर्म वस्तु गर्म और ठंडी वस्तु ठंडी क्यों रहती है? उत्तर, इसकी दीवारों के मध्य शून्य स्थान रहता है, अर्थात निर्वात रहता है। इसी कारण ताप भीतर से बाहर और बाहर से भीतर नहीं जा पाता है। अगला, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? उत्तर, क्योंकि वायु के कण प्रकाश में नीले रंग को अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक उभार कर बिखेरते हैं, इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। अगला, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? उत्तर, हाइग्रोग्राफ के द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता को नापा जाता है। अगला, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है? उत्तर, केरोसिन। अर्थात मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में कौन सा खनिज सबसे अधिक गहराई में पाया जाता है? उत्तर, मिट्टी का तेल सबसे अधिक गहराई में पाया जाता है। अगला, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है? उत्तर, लोहा, क्रोमियम और निकिल को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? उत्तर, नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला, बर्फ से पानी बनने की प्रक्रिया किस भांति का परिवर्तन है?
उत्तर भौतिक परिवर्तन है, यानी बर्फ से पानी बनना भौतिक परिवर्तन है। अगला, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? उत्तर संवहन प्रक्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है। अगला, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई से नापा जाता है? उत्तर कैलोरी से, अर्थात भोजन की ऊर्जा को कैलोरी से नापा जाता है। आपको बता दें कि नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है, अर्थात नारियल का वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है। इसी प्रकार से बांस जो होता है ये एक प्रकार की घास होती है। कुछ अन्य घासों के नाम आपको बता देता हूँ जो आप लोग नहीं जानते होंगे कि ये घासें हैं, जैसे गन्ना, गेहूं, धान और विभिन्न प्रकार की घासें। ये सब घास के अंतर्गत आते हैं या घास कुल या ग्रेमिनी कुल में आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया होता है, अर्थात पूरे संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्सिया है। अब आपके मन में सवाल होगा फिर सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो आपको बता दें कि सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया होता है। तो सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिया और सबसे छोटा पुष्प वोल्फिया होता है। सर्वाधिक विशाल वृक्ष सिकोया यूएसए में है, सबसे बड़ा वृक्ष है सिकोया का। सेलिक्स लकड़ी का बना क्रिकेट बैट सर्वोत्तम माना जाता है, अर्थात सेलिक्स लकड़ी से जो बनता है बैट उसे सर्वोत्तम माना जाता है। हाकी मुख्यतः सहतूत की लकड़ी की बनी होती है। जो हाकी होती है ये सहतूत की लकड़ी की बनाई जाती है। लेंठाना जो अब उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के जंगलों को बर्बाद कर रही है, एक सजावटी पौधे के रूप में यहाँ लाई गई थी, सजावट के लिए लाया गया था, लेकिन अब इन जंगलों को ये बर्बाद किए जा रही है। जलकुंभी में एक सजावटी पौधे के रूप में लाई गई थी, अर्थात ये जलकुंभी जो होती है यह भी सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था। अब इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। चंदन एक अपूर्ण परजीवी है, अर्थात अपूर्ण परजीवी जड़ है, जबकि अमरवेल एक पूर्ण तना परजीवी है, क्योंकि ये तने पर तना होता है जो दूसरे पौधों की सहायता से ऊपर की ओर चढ़ता है। सर्वाधिक प्राचीन अनाज आपको पता होगा कौन सा है? जौ। सबसे अधिक प्राचीन, सबसे अधिक पुराना अनाज जौ को माना जाता है। एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण कोपलें गुलाबी होती हैं, अर्थात जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, 3 प्रकार के जो लवक, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक पाए जाते हैं पौधों में, उसमें जो वर्णी लवक होता है उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है ये गुलाबी, इसी के कारण कोपलें गुलाबी हो जाती हैं। फूलों का विविध रंग क्रोमोप्लास्ट के अंतः संयोग पर निर्भर करता है। क्रोमोप्लास्ट अर्थात वर्णी लवक रंगीन होते हैं। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी आदि रंगों के होते हैं। इन्हीं के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के रंग बनते हैं। किस नदी के पानी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? अर्थात ऐसी कौन सी नदी है जिसके पानी को ग्रीन सूप कहा जाता है? तो वह नदी है यमुना नदी। यमुना नदी के पानी को ग्रीन सूप कहा जाता है। मेघवीजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा आयोडीन के मिश्रण द्वारा होता है। प्राकृतिक चयन की अवधारणा चार्ल्स डार्विन ने दी और इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी। इकोसिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. टैंसले ने किया था। श्वसन क्रिया अपचायक क्रिया होती है। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? ऐसे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं सर्वभक्षी कहलाते हैं या सर्वाहारी कहलाते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। आंसर सही होगा, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध ग्रह होता है, क्योंकि हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से आंसर सही होगा, निकटतम ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, टूटता तारा या उल्का है? एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, आखिरी है उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। आंसर सही होगा डी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं। टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है
जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। आंसर सही होगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र होता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा या भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है? सूर्य का अपने धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपने धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। उपरोक्त सभी। आंसर सही होगा सी, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दिन और रात होने का प्रमुख एकमात्र कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना अर्थात 23.5 डिग्री अंश पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है इतने अंश पर, इस कारण दिन व रात छोटे और बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच में होता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। आंसर सही होगा ए, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना। आंसर सही होगा, सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं क्योंकि सूर्य के वातावरण को अंदर से बाहर की तरफ 3 भागों में बांटा गया है, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल, कोरोना या क्रीट। अगला प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ट्रोपोस्फीयर। आंसर सही होगा ए, सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? ऑप्शन है 2 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट, 20 मिनट। आंसर सही होगा 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए? बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। आंसर सही होगा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है। शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, नेपच्यून। आंसर सही होगा, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से ग्रह है पहला, तीसरा, 5वां, 7वां। ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है यानी तीसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। आंसर सही होगा बी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति भी कहा जाता है। पृथ्वी अपनी गति पर जब एक चक्कर लगा लेता है तो 1 दिन होता है, इसी से इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी जिस धुरी पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तर और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। चलिए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह। आंसर सही होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर वातावरण के साथ संयुक्त महासागरों से भरा हमारा पृथ्वी नीला ग्रह दिखाई देता है या महासागरों के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, और लास्ट ऑप्शन है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। आंसर सही होगा सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है
तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बुध, प्लूटो, मंगल, शुक्र। आंसर सही होगा मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल सौरमंडल में चौथा ग्रह है। पृथ्वी से यह लाल रंग का दिखाई देता है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ओलंपस मंगल पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून। आंसर सही होगा मंगल ग्रह इनमें से सबसे छोटा ग्रह है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध सबसे छोटा। लेकिन ऑप्शन में बुध नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर सबसे छोटा ग्रह मंगल होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? ऑप्शन है बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण, शनि। आंसर सही होगा ए, बृहस्पति ग्रह के अधिकतम उपग्रह होते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है। सौरमंडल में इसके सबसे अधिक 67 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, वरुण, बृहस्पति। आंसर सही होगा सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्रमुख भूमध्य। आंसर सही होगा कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन है बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। आंसर सही होगा आग्नेय चट्टान का उदाहरण बेसाल्ट है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट आदि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। आंसर सही होगा कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर है। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मैग्मा बाहर निकलता है, तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण ही चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा ए, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान आग्नेय चट्टान होती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? कायांतरित, अवसादी, आग्नेय, हेलाइट। आंसर सही होगा ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की शैल है? कायांतरित, आग्नेय, अवसादी, हेलाइट। आंसर सही होगा संगमरमर कायांतरित चट्टान है। कायांतरित शैल उच्च तापमान, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से एवं ऊंचे ताप की वाष्प व जल से रासायनिक क्रिया से आग्नेय व अवसादी शैलों में मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप बनी चट्टानें कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। आंसर सही होगा भूकंप रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का ही प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सीस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? ज्वालामुखी की, भूकंप की, सुनामी की, चक्रवात की। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में आपको बताया भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सुनामी का कारण है एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल से में भूकंप। आंसर सही होगा समुद्र तल में भूकंप होने से सुनामी आती है। सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती हैं। सुनामी जापानी शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन हानि होती है। इसे ही सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। आंसर सही होगा बी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग
प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात अर्थात जो प्रकृति के द्वारा घटित होती हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सीस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ट्रॉमोग्राफ, पॉलीग्राफ। आंसर सही होगा ए, सीस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। आंसर सही होगा शनि, सी वाला। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण, जलमंडल। आंसर होगा सी, पर्यावरण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एक ब्रह्म शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? सविंद्र सिंह, जे.एस. रास, सी पार्क। इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा जे.एस. रास। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी? विलियम हैवेट ने, टांसले ने, ओडम्स ने। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, विलियम हैवेट ने। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक है? ए मृदा, बी वनस्पति, सी वायु और डी तापमान। आंसर सही होगा वनस्पति, अर्थात बी वाला सही है। पर्यावरण का जैविक कारक वनस्पति होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण पर अधिकार है वनस्पति का, मानव का, जंतुओं का? इनमें से कोई नहीं। आंसर सही होगा पर्यावरण पर अधिकार मानव का होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, उपयुक्त सभी। आंसर होगा उपयुक्त सभी, अर्थात पर्यावरण में जलमंडल, वायुमंडल तथा स्थलमंडल तीनों सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का तत्व है? ए जल, बी वायु, सी मिट्टी, डी सभी। आंसर सही होगा डी सभी, अर्थात जल, वायु और मिट्टी पर्यावरण के तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है? एकल अनुशासनिक, बहु अनुशासनिक, संकुचित। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, बहु अनुशासनिक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति होती है। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं? औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, पाठ्यक्रम शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा। आंसर होगा बी, अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं, जो दूरदर्शन, रेडियो, नाटक और कवि गोष्ठियों या सिनेमा द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है? वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण, जलमंडल। आंसर सही होगा पर्यावरण, अर्थात प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक, मांस। आंसर सही होगा बी, वन के पेड़ों के छालों पर लाइकेन उगे मिलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? Ca, Fe, Mg, S। आंसर सही होगा सी, पर्णहरित में रासायनिक तत्व Mg होता है, मैग्नीशियम होता है। अगला प्रश्न है, पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? उत्पादक व ऊर्जा, उपभोक्ता व खनिज चक्र, उत्पादक व खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। आंसर होगा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र पारतंत्र का गतिक हृदय होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम के बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। आंसर सही होगा घास का स्थल प्राकृतिक पारतंत्र होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? प्रकाश, ऊर्जा, जल, जैवभार। आंसर सही होगा ऊर्जा, अर्थात एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन,
कागज के थैलों का प्रयोग? आंसर सही होगा बी, गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है, इसका एक संबंध नहीं है। अगला, किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। आंसर सही होगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, उपरोक्त सभी। आंसर सही होगा बी, फास्फोरस एक मूल तत्व जो पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है? पर्वत, समुद्र, वन, रेगिस्तान। आंसर होगा समुद्र अधिक स्थिर पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी भोपाल, सी देहरादून और डी लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? कृषि, वन, काफी, उपरोक्त सभी। आंसर सही होगा बी, वन, जिसको हरा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, राज्य, उपरोक्त सभी। आंसर सही होगा राज्य, अर्थात वन संपदा का मालिक राज्य होता है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। आंसर सही होगा वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित है, अर्थात ए वाला सही है। अगला प्रश्न है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ए पहाड़ों के ढलान पर, बी शुष्क क्षेत्रों में, सी पहाड़ों की चोटी पर, डी उपरोक्त सभी। आंसर सही होगा पहाड़ों के ढलान पर। अगला, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। आंसर सही होगा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण इमारतें नहीं है, बाकी सारे प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है? अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, पार्थिव एकता। आंसर सही होगा जनसंख्या वृद्धि। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, पुणे, बेंगलोर। आंसर सही होगा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में स्थित है, अर्थात डी वाला सही है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ए खरपतवार और सूक्ष्मजीव, बी पौधे एवं जीव, सी पौधे और प्रकाश, डी जैविक और अजैविक। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक मुख्य रूप से जैविक तथा अजैविक होते हैं, अर्थात डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों का काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। आंसर सही होगा वनों का काटना पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। अगला, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तन, अर्थात वर्षा का परिवर्तन। तो आंसर सही होगा इसमें वनोन्मूलन से भारत में पारिस्थितिक असंतुलन पैदा होता है। मैंने अपने YouTube चैनल में क्लास 9th से 12th तक के बायोलॉजी लेक्चर और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बायो के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के वीडियो अपलोड किए हैं और आगे भी करता रहूँगा। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी पार्टों के प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तथा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।